नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री में अब तक हमने मौर्य साम्राज्य तक के काल को पढ़ा। एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के इस वीडियो से हम मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। मौर्य वंश के बाद तथा गुप्त वंश के पहले के काल को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कोई मौर्य शासक उतने शक्तिशाली नहीं हुए, जिससे मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र घटता चला गया। और इसके साथ ही मौर्य काल में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण वैष्णव धर्म का प्रभाव काफ़ी कम होता जा रहा था। लोग बौद्ध धर्म को अपनाते जा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में ही ब्राह्मण समाज ने सत्ता को अपने नियमों और परंपराओं पर चलाना चाहा। इसलिए पुष्यमित्र शुंग, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति था, उसने बृहद्रथ की हत्या की और ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। इस ब्राह्मण साम्राज्य का पहला वंश शुंग वंश कहलाया। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम निम्न शासक वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से देशी शासक जिनका उदय पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन के क्षेत्र में हुआ, उनमें से शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और फिर चेदी वंश, जिसे कि महामेघवाहन वंश भी कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। और विदेशी शासकों में जो उत्तर पश्चिम भारत में मध्य एशिया से कुछ विदेशी राजवंश आए थे, उनमें से इंडो ग्रीक, हिंदी यूनानी, शक जिसे शिथियन भी कहते हैं, पार्थियन जिसे पल्लव कहते हैं, और कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम ब्राह्मण साम्राज्य का प्रथम वंश शुंग वंश के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी हमें साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दोनों से प्राप्त होती है, जिनमें से साहित्यिक स्रोतों में पुराण, जिसमें वायु पुराण और मत्स्य पुराण से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। इसके अलावे हर्षचरित, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी, इसमें भी अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की चर्चा है और इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ही अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था। इसके अलावे पतंजलि के महाभाष्य से भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इसी ग्रंथ में हिंद यूनानियों के आक्रमण की भी चर्चा की गई है। इसके अलावा गार्गी संहिता में भी हिंद यवन आक्रमण का उल्लेख है और कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में भी शुंगकालीन राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन है। इसके अलावा दिव्यावदान से भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें यह बताया गया है कि अशोक ने जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, उन स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने ही तुड़वा दिया था। शुंग वंश की जानकारी के लिए अगर पुरातात्विक स्रोत देखें तो अयोध्या अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए 2 अश्वमेध यज्ञ की चर्चा है। पुरातात्विक स्रोतों में इसके अलावे बेसनगर के अभिलेख से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए दोस्तों, शुंग वंश से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि अशोक की मृत्यु के बाद कोई मौर्य शासक उतने शक्तिशाली नहीं रहे, जिससे मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र कम होता गया। और साथ ही सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण वैष्णव धर्म का प्रभाव काफ़ी कमता जा रहा था। लोग बौद्ध धर्म को अपनाते जा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में ही ब्राह्मण समाज ने सत्ता को अपने हाथों में लेना चाहा। इस कारण से पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण था, मौर्य वंश का अंत कर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। ब्राह्मण साम्राज्य का पहला वंश शुंग वंश कहलाया। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी को पाटलिपुत्रा से हटाकर विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ स्थानांतरित किया। पुष्यमित्र शुंग ने मीनांडर, जो कि हिंद यूनानी शासक था, उसे पराजित किया था और इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख में मिलती है। अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपने शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए
2 बार अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के द्वारा करवाया था। यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पतंजलि किसके समकालीन थे, तो वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि द्वारा ही 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम, इसमें 2 नाम हैं, मालविका और अग्निमित्र। इसकी रचना गुप्त काल में की गई थी। इस नाटक के जो नायक हैं अग्निमित्र, वह पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था। इस पुस्तक में कालिदास ने मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन किया है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और मालविका पुष्यमित्र शुंग का शत्रु यज्ञसेन, जो कि विदर्भ का शासक था, उसकी बहन थी। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र ने विदर्भ पर आक्रमण किया और यज्ञसेन को पराजित कर मालविका को अपने साथ ले आया था। यज्ञसेन को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में कई विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत पर आक्रमण किए गए, जिनमें से हिंद यूनानी प्रमुख थे, और इस आक्रमण का वर्णन कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम और साथ ही गार्गी संहिता में भी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति की हत्या इसके ही मंत्री वासुदेव ने करके कण्व वंश की स्थापना की। शुंगकालीन स्थापत्य कला में अगर देखें तो स्तूप के निर्माण में चारों तरफ जो रेलिंग बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, शुंग काल में लकड़ी की जगह पत्थर का प्रयोग करना शुरू हुआ। शुंग काल वैष्णव धर्म के उत्थान का काल माना जाता है। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। इसी काल में भागवत धर्म का उदय तथा विकास हुआ और वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। इसी काल में मनुस्मृति की रचना भी हुई। इसके अलावे स्थापत्य कला में विदिशा का गरुड़ स्तंभ भी शुंगकालीन स्थापत्य कला का ही उदाहरण है। नासिक तथा कार्ले का चैत्य, मथुरा की यक्षिणी मूर्ति भी शुंगकालीन स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। बेसनगर अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि तक्षशिला का यूनानी राजा एंटियाकिल्डस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर शुंग वंश के दरबार में भेजा। हेलियोडोरस ने यहाँ आकर भागवत धर्म को स्वीकार किया और भागवत वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। दोस्तों, ये थे शुंग वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगले वीडियो में हम कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में सभी प्रमुख जानकारियों को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।